आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में। पहली स्टोरी में हम पेटीएम के बारे में बात करेंगे, जिनका ये स्पेसिफिक क्वार्टर काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा। दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे इंडिया की रूरल सेक्टर की, जो अब वापस एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ती जा रही है। और तीसरी स्टोरी में हम बात करेंगे कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर का यूएस फेड के बारे में क्या कहना है और इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ सकता है। डेली ब्रीफ शो बाय ज़ीरोधा में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे बड़ी न्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और आप तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग बंसल और आज के लिए मैं भव्या दुआ की जगह ले रहा हूं। आज है वेंसडे 23 अक्टूबर। तो आज की पहली कहानी में बात करते हैं पेटीएम के बारे में। देखो, इस क्वार्टर पेटीएम के साथ काफ़ी कुछ हुआ है, स्पेशली उनके बैंकिंग यूनिट पीपीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इश्यूज़ की वजह से। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। कुछ महीनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और उन्हें नए कंज्यूमर्स ऑनबोर्ड करने से रोक दिया था। इसका ये मतलब है कि पीपीबीएल अब नए कस्टमर्स को अपने बैंकिंग सर्विस पर ऐड नहीं कर सकता। और ये एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि पीपीबीएल उनका एक काफ़ी बड़ा तरीका है नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का, जो बाद में यूपीआई पेमेंट्स या लोन जैसे दूसरे सर्विसेज भी यूज़ करते थे। अब ये क्रैकडाउन इसीलिए हुआ क्योंकि पीपीबीएल में 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे। पहला है सिक्योरिटी और दूसरा है केवाईसी प्रोटोकॉल्स। अब इस सेटबैक ने पेटीएम की ग्रोथ को काफ़ी हर्ट किया है, क्योंकि इसके चलते फ़ोन पे और गूगल पे जैसे कंपेटिटर्स को मौका मिला अपना यूपीआई मार्केट शेयर बढ़ाने का। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद पेटीएम ने इस क्वार्टर में 930 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हुआ, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एक वन टाइम इवेंट। पेटीएम ने रिसेंटली अपने टिकट बुकिंग बिजनेस पेटीएम इनसाइडर को जोमेटो को 1345 करोड़ रुपए में बेच दिया। पेटीएम ने इनसाइडर को इसलिए बेचा क्योंकि ये उनके कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना फोकस वापस पेमेंट्स और लेंडिंग पर ले जाएंगे, जो उनके मेन सर्विसेज हैं। इस सेल की वजह से पेटीएम ने अपने कैश रिजर्व्स को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो आज के दिन पर 9,999 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। लेकिन अगर हम इस सेल को साइड में भी रख दें, तब भी पेटीएम की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में काफ़ी इंप्रूव हुई है। उनका एबिडा लॉस 404 करोड़ रुपए तक गिर गया है, जो पिछले क्वार्टर के 792 करोड़ रुपए से काफ़ी बेहतर है। आगे जाके पेटीएम का एक इम्पॉर्टेंट फोकस उनका लेंडिंग बिजनेस होने वाला है, और इसको बढ़ाने के लिए पेटीएम ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसको डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी या डीएलजी मॉडल कहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में जब पेटीएम लेंडर्स जैसे बैंक्स को बोरोवर्स के साथ कनेक्ट करता है, तो ये कुछ रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। अगर बोरोवर्स लोन वापस नहीं कर पाते, तो पेटीएम कुछ लॉसेस को अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि बैंक्स पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा लोन्स देना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर कुछ गलत होता है तो पेटीएम उनमें से कुछ लॉसेस को मैनेज कर लेगा। अब पेटीएम के लिए अब तक ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दूसरे क्वार्टर में पेटीएम ने 3,300 करोड़ रुपए के लोन्स मर्चेंट को दिए हैं, जो पिछले क्वार्टर के 2,500 करोड़ रुपए से काफ़ी ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोन्स का 50% रिपीट बोरोवर्स को दिया गया है। इससे ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे लोन्स में से 50% रिपीट बोरोवर्स को आए हैं। इसका मतलब ये है कि लेंडर्स और बोरोवर्स दोनों ही सिस्टम पर काफ़ी भरोसा कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस मॉडल का एक रिस्क भी है। अगर ज़्यादा बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट करने लग जाते हैं, तो पेटीएम को उन लॉसेस को मैनेज करना पड़ेगा, जो उनकी फ्यूचर प्रॉफिट्स पे भी असर डाल सकता है। अब एक जगह जहां पेटीएम का लेंडिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है, उनका यूपीआई बिजनेस काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहा है। इस क्वार्टर में पेटीएम के मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स यानी MTUs 7.8 करोड़ से गिरकर 7 करोड़ तक आ गए हैं। अब इसका एक मेन कारण है आरबीआई का पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्रैकडाउन। जैसा मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में समझाया था, इसने यूपीआई जैसे रिलेटेड सर्विसेज को भी काफ़ी अफेक्ट किया है। लेकिन जैसे ही ये रेगुलेटरी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, पेटीएम अपने लॉस्ट मार्केट शेयर को दोबारा रीगेन करने के लिए अग्रेसिव स्टेप्स तो उठाएगा ही। लेकिन अभी के लिए यूपीआई सेगमेंट में पेटीएम के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन सब स्ट्रगल्स के बावजूद एक एरिया ऐसा है जहां पेटीएम कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो है मर्चेंट्स। आज के दिन 1.12 करोड़ से ज़्यादा मर्चेंट्स पेटीएम के सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और पेटीएम ने काफ़ी क्रिएटिव तरीके निकाले हैं उनसे पैसे कमाने के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग इनोवेशन है साउंड बॉक्स डिवाइस। अगर आपने किसी स्टोर में पेटीएम यूज़ किया है, तो आपको वो डिवाइस याद होगा जो पेटीएम कन्फर्मेशंस को लाउडली अनाउंस करता है। अब पेटीएम इन डिवाइसेस में कोका कोला, मीशो और डाबर जैसे कंपनीज की एड्स भी प्ले कर रहा है। इससे पेटीएम ने एक सिंपल नोटिफिकेशन डिवाइस को एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है, जो कि उनके लिए एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट करता है। लेकिन लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये अभी देखना बाकी है।
अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूरल इंडिया के बारे में। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इंडिया की अर्बनाइजेशन के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि भारत की असली पहचान अभी भी उनके विलेजेस या गाँव में बसती है। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, यानी भारत की आत्मा एक तरह से उनके गाँव में रहती है। और आज भी दुनिया में इतनी तरक्की के बाद भी ये काफ़ी सच है। हमारी पॉपुलेशन का 65% आज भी गाँव में रहता है और इसीलिए वो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर इन एरियाज़ में अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन भारत के रूरल इकोनॉमी को सही से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कम्युनिटीज़ अपने पैसे कैसे कमाती है, खर्च कैसे करती है और मैनेज कैसे करती है। यहाँ पर नाबार्ड का ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे यानी NAFIS हेल्प करता है। ये हमें रूरल हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल सिचुएशन का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन देता है और बताता है कि कैसे चीज़ें बदल रही है। सबसे सरप्राइजिंग ट्रेंड जो यहाँ दिखता है वो लोगों का एग्रीकल्चर में वापस आना है। बहुत सालों तक हमने ये देखा कि फार्मिंग कम हो रही है क्योंकि रूरल पॉपुलेशन बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहरों में माइग्रेट हो रही थी। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में रूरल हाउस होल्ड्स का परसेंटेज जो एग्रीकल्चर में शामिल था 48% से बढ़कर 57% हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कोविड-19 पैंडेमिक। देखो, पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खो दी थी और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था उनके गांव में वापस लौटने के अलावा। ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स ना होने की वजह से बहुत सारे फैमिलीज फार्मिंग की तरफ चले गए और ये उन केसेस में भी हुआ जहाँ पे फार्मिंग या एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी लाइवलीहुड पहले से ना रहा हो। इस रिवर्स माइग्रेशन ने हाउस होल्ड्स को फार्मिंग की तरफ वापस ढकेल दिया, लेकिन ये एक तरह ज़रूरी था क्योंकि चॉइस नहीं थी। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है। आज के दिन ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड्स फार्मिंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनका मेन इनकम एग्रीकल्चर से नहीं आ रहा है। असल में अब आधे से ज़्यादा एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल सोर्सेज से कमा रहे हैं। ऐसे काम जैसे वेज लेबर या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में रोल्स रूरल अर्निंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा बन रहे हैं। अगर हम और ज़्यादा ब्रॉडली देखें तो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स को मिलाकर टोटल रूरल हाउस होल्ड्स का सिर्फ 27% इनकम एग्रीकल्चर से आ रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में 37% रूरल इनकम अब नॉन फार्मिंग जॉब से आ रहा है, खासकर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट से। तो जबकि फार्मिंग रूरल लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट बनता जा रहा है, सच ये है कि रूरल इकोनॉमी तेज़ी से डाइवर्सिफाई भी कर रही है और लोग अब दूसरे इनकम सोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये सब हो क्यों रहा है? देखो, एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड होल्डिंग्स का साइज़ कम होना। 2017 में एवरेज रूरल लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर्स थी, लेकिन 2022 तक ये सिर्फ 0.74 हेक्टेयर्स रह गई। जैसे जैसे ज़मीन और छोटी और फ्रैगमेंटेड होती जा रही है, वैसे वैसे फैमिलीज़ के लिए सिर्फ फार्मिंग से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। फार्मिंग कम प्रोडक्टिव और महंगी होती जा रही है, जिसके कारण हाउस होल्ड्स को एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद कुछ इंटरेस्टिंग खबर भी है। रूरल इनकम बढ़ती जा रही है। 2017 से 2022 के बीच में रूरल एरियाज में एवरेज हाउस होल्ड इनकम का नॉमिनल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 9.5% रहा है। अगर हम इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो इंडिया का ओवरऑल GDP ग्रोथ इसी पीरियड में लगभग 9% था। तो रूरल इनकम्स ने एक्चुअली ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है नेशनल एवरेज के भी कंपैरिजन में। लेकिन हर स्टोरी की तरह यहाँ भी एक छोटा सा कैच है। रूरल हाउस होल्ड्स के एक्सपेंसेस और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2017 से 2022 के बीच में एवरेज मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 69% से बढ़ गया, इनकम ग्रोथ से भी ज़्यादा। और भी नोटिसेबल चीज़ यहाँ ये है कि ज़्यादा स्पेंडिंग नॉन फूड आइटम्स पर हो रही है। 2017 में हाउस होल्ड्स अपनी इनकम का 51% खाने पे खर्च कर रहे थे, लेकिन 2022 तक ये फिगर 47% तक गिर गया है। और ये दिखाता है कि लोग अब दूसरी ज़रूरतें या लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है दिमाग में, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो सेविंग्स का क्या हाल है? देखो, सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सेविंग्स भी बढ़ रही है। 2022 में 66% रूरल हाउस होल्ड्स ने ये रिपोर्ट किया था कि वो पैसे बचा पा रहे हैं और 2017 में ये नंबर सिर्फ 51% था। और सिर्फ ज़्यादा नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स नहीं सेव कर रहे हैं, वो ज़्यादा अमाउंट भी सेव कर पा रहे हैं। एवरेज फाइनेंशियल सेविंग्स पर हाउस होल्ड 2016-17 के 9,104 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 13,209 रुपये हो गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि लोग ज़्यादा सेव कैसे कर रहे हैं जबकि वो खर्च भी ज़्यादा कर रहे हैं?
देखो ये शिफ्ट लार्जली उनकी फाइनेंशियल बिहेवियर में बदलाव के कारण है और ये ज़्यादातर पैंडेमिक के दौरान हुआ है। देखो कोविड-19 की अनसर्टेनिटीज ने लोगों को अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा कॉशियस बना दिया है और इसके चलते प्रिकॉशनरी सेविंग्स काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन इनकम से ज़्यादा खर्चे बढ़ने के कारण कई हाउस होल्ड्स को गैप कवर करने के लिए बोरोइंग का सहारा लेना पड़ रहा है। क्रेडिट एक्सेस में रीसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जैसे स्कीम्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल लोन्स की वजह से। सर्वेज ये कहते हैं कि एवरेज बोरोइंग पर हाउस होल्ड थोड़ी बढ़ गई है। 2017 में 36,900 रुपये से बढ़कर 2022 में 37,200 रुपये तक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बोरोइंग कहाँ से आ रही है। यहाँ एक बहुत क्लियर शिफ्ट दिखता है फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज की तरफ। लोगों का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना बढ़ गया है और इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर्स से बोरोइंग का काफ़ी बड़ा ड्रॉप दिखाई दिया है। ये दिखाता है कि रूरल हाउस होल्ड्स आज के दिन ज़्यादा फाइनेंशियली सैवी हो रहे हैं और फॉर्मल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को काफ़ी कॉन्फिडेंटली यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे एक रीसेंट इंटरव्यू के बारे में जो कि यूएस इन्वेस्टर स्टैनली ड्रकेनमिलर ने दिया है, जो फाइनेंशियल सर्कल्स में काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ड्रकेनमिलर कोई आम इन्वेस्टर नहीं है। पिछले 30 सालों में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी एक्सेप्शनल रहा है। उन्होंने एक भी साल लॉस नहीं किया है और इसी सक्सेस के कारण उनकी बातों का काफ़ी वेट रहता है। अब वापस आते हैं न्यूज़ पर। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ड्रकेनमिलर ने यूएस इकोनॉमी के फेडरल रिजर्व्स को हैंडल करने के तरीके पर काफ़ी बड़े कंसर्न्स रेज किए। इस कंसर्न का कारण समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि फेड पिछले कुछ सालों में क्या कर रहा है। देखो जब 2020 में कोविड-19 आया तो यूएस की इकोनॉमी काफ़ी बुरी हालत में थी। बिजनेसेस बंद हो रहे थे और लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे। फेडरल रिजर्व, जिसे अक्सर फेड कहा जाता है, उसने तुरंत कदम उठाया। यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कट किए और इकोनॉमी में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप कर दिए ताकि इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। ड्रकेनमिलर तब इस एक्शन से सहमत थे। उन्होंने सोचा कि फेड बिजनेसेस और फैमिलीज को क्राइसिस के दौरान बचाने के लिए एक अच्छा स्टेप ले रहा है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हो जाती है। ड्रकेनमिलर का ये मानना है कि 2021 तक फेड को अपनी पॉलिसीज़ को पुल बैक करना शुरू कर देना चाहिए था। इकोनॉमी रिकवर हो रही थी लेकिन फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी देर तक लो रखा और अब ड्रकेनमिलर को लगता है कि फेड ने खुद को एक काफ़ी टफ सिचुएशन में फंसा दिया है। एक की आइडिया जो ड्रकेनमिलर डिस्कस करते हैं वो है फॉरवर्ड गाइडेंस। देखो फॉरवर्ड गाइडेंस का मतलब ये होता है कि फेड पब्लिक और मार्केट्स को ऐसी क्लूज देते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या होने वाला है। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स इन सिग्नल्स पर क्लोज अटेंशन देते हैं ताकि वो प्लान्स एडजस्ट कर सकें फेड के डिसीजन के हिसाब से। अब अपने इंटरव्यू में ड्रकेनमिलर आर्ग्यू ये करते हैं कि फेड फॉरवर्ड गाइडेंस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इकोनॉमी में जो आज के दिन हो रहा है उसके बेसिस पर डिसीजन नहीं लेके वो अपने दिए गए प्रॉमिसेस पर डिसीजन ले रहे हैं। अब आज की बात की जाए तो ड्रकेनमिलर का ये कहना है कि आज भी चीज़ें काफ़ी कंसर्निंग है, लेकिन अब कुछ अलग रीजंस के लिए। इन्फ्लेशन फेड के 2.5 से 3.25% के प्रेफर्ड लेवल से ज़्यादा है। फेड ने इंटरेस्ट रेट्स रेज किए हैं और उससे उम्मीद ये है कि इकोनॉमी उससे स्लो हो जाएगी। और ये इसलिए क्योंकि जब पैसे बोरो करना महंगा हो जाता है तो लोग और बिजनेसेस दोनों कम खर्चा करते हैं और इससे इन्फ्लेशन को नीचे लाने में मदद होती है। लेकिन ड्रकेनमिलर को नहीं लगता कि ये काम कर रहा है आज के टाइम पे। वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि इकोनॉमी आज के दिन भी काफ़ी स्ट्रांग है। स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाइज पर हैं, जीडीपी ट्रेंड के ऊपर है और क्रिप्टो करेंसीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये सब दिखाता है कि फेड के रेट हाइक्स के बावजूद इकोनॉमी धीमी नहीं हो रही है। अब इसके साथ ही फेड ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स को 0.5% से कट किया है और फ्यूचर में ज़्यादा कट्स आने के हिंट्स दिए हैं। ड्रकेनमिलर ये कहते हैं कि ये सिग्नल्स गलत हो सकते हैं। उनके हिसाब से फेड शायद जल्दी और गलत डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है। अपने पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए वो इंटरव्यू में 1970s का एग्जाम्पल भी देते हैं। उस वक्त भी इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आज की तरह। उस टाइम ऐसा एक टाइम आया था जब फेड्स ने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत जल्दी कम कर दिया था और उसकी वजह से इन्फ्लेशन वापस ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। 1970s के एंड में पॉल वॉलकर, जो तब फेड के चेयरपर्सन होते थे, उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए रेट्स को तकरीबन 20% तक बढ़ाना पड़ा था। इकोनॉमी के लिए वो एक बहुत मुश्किल पीरियड था, लेकिन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। अब ड्रकेनमिलर ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल वही चीज़ें अब भी होने वाली है, लेकिन उनकी चिंता ये है कि फेड अपनी मिस्टेक्स वापस रिपीट कर सकता है चीज़ें बहुत जल्दी ईजी करके। अपने इंटरव्यू में ड्रकेनमिलर ने यूएस इलेक्शंस पर भी बात की।
पॉलिटिक्स पर उनका फोकस ऐसे तो नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि मार्केट ट्रम्प की जीत एक्सपेक्ट कर रहा है। उनके कहने के मुताबिक बैंक स्टॉक्स का राइज, क्रिप्टो करेंसी का क्लाइम और वो स्टॉक्स जो डीरेगुलेशन से बेनिफिट करते हैं, ये सब ये इंडिकेट करते हैं कि इन्वेस्टर्स ट्रम्प की विक्ट्री पर बेट कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू में ड्रकन मिलर ने एआई और अपने एनवीडिया के इन्वेस्टमेंट की गलती के बारे में भी बात की। उन्होंने ये एडमिट किया कि एनवीडिया के साथ उन्होंने एक गलती की है जब उन्होंने स्टॉक को अपने ट्रिपलिंग के बाद ओवर वैल्यूड समझकर बेच दिया। आज के दिन वो स्टॉक और भी ऊपर है और वो इस गलती को मानते हैं। लेकिन ज़रूरी बात हमारे लिए जानने के लिए ये है कि वो आज के दिन भी एआई पर काफ़ी भरोसा रखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं जो एआई की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब आखिर में ड्रकन मिलर ने अपनी अगली बेट के बारे में भी बताया, जो है बॉन्ड्स के खिलाफ बेट लगाना, यानी शॉर्टिंग करना। सिंपल शब्दों में उन्हें ये लगता है कि बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगे जो बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर ले जाएगा। उनका सोचना ये है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाती रहेगी तो बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी ज़्यादा जंप कर सकते हैं, और अगर फेड सही भी होता है और इन्फ्लेशन स्पाइक नहीं करता तो भी ड्रकन मिलर को ये लगता है कि डाउनसाइड काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उन्होंने अपना मूव इस असम्पशन पर बनाया है कि 10 साल का बॉन्ड यील्ड नॉमिनल जीडीपी के ट्रेंड को फॉलो करता है, जो आज के दिन तकरीबन 5.5% के आसपास है। अब ये तो हो गई आज की 3 कहानियाँ। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पर, जो है छोटे से न्यूज़ टिडबिट्स। पहला, अंबुजा सीमेंट 8,100 करोड़ में ओरिएंट सीमेंट का 46.8% स्टेक अक्वायर कर रहा है। एक शेयर का प्राइस है 395.4 रुपीज़। अब इस मूव से अंबुजा सीमेंट का मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और FY 2025 तक उसकी कैपेसिटी 100 MTPA के करीब पहुंच जाएगी। दूसरा, PB फिनटेक की सब्सिडरी को RBI से अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में अप्रूवल मिल गया है। इससे उनकी फिनटेक ऑफरिंग्स और एक्सपैंड हो जाएंगी और इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम में उनका पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा, हुंडई मोटर इंडिया के शेयर्स 1.3% डिस्काउंट पर लिस्ट हुए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड के बावजूद। एनालिस्ट फिर भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पोटेंशियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो यही थी आज की सारी न्यूज़ और कहानियाँ। आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपने यहाँ तक एपिसोड देखा है तो कमेंट्स में प्लीज़ अपने थॉट शेयर करिएगा कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं और हम ऑलरेडी क्या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। टेक केयर और गुड बाय।